क्लास से टाइम पे आना है। This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे, कुछ को हम आज पढ़ेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े वे क्या क्या थे, हमने देखा एक तो त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में सॉलिड फिगर्स या फिर 3D शेप्स भी कहते हैं। इसमें हमने देखो अलग अलग आकृति के बारे में पढ़ा कि घनाभ क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबॉइड भी कहते हैं। फिर हमने घन के बारे में देखा कि घन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब भी कहते हैं। फिर हमने बेलन के बारे में पढ़ा, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर भी कहते हैं। और फिर हमने शंकु को देखा था, जिसे हम इंग्लिश में कॉन भी कहते हैं। शंकु या फिर जिसे इंग्लिश में हम कॉन भी कहते हैं। तो हमने मेन 3D, ये 3D शेप्स के बारे में हमने देखा था। और साथ में 3D शेप की डेफिनेशन भी देखी थी। डेफिनेशन क्या होती थी, जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर मोटाई होती हैं, उसे हम 3D शेप कहते हैं। उन्हें हम 3D शेप कहते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो हमने घनाभ के बारे में भी पढ़ा था। डिटेल में पढ़ा था कि घनाभ क्या होता है, घनाभ के फलक, किनारे, शीर्ष क्या होते हैं और कितने कितने होते हैं। तो हमने दोनों के लिए ही देखा था, घनाभ के लिए भी और घन के लिए भी। दोनों में ही टोटल 6 फलक होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम फेस कहते हैं। और टोटल 12 किनारे होते हैं या फिर 12 किनारे होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एजेस कहते हैं। और 8 आपके शीर्ष होते हैं, जिन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। और घनाभ और घन को दोनों को ही हमने एक कमरे या फिर रूम की सहायता से समझा था। तो ये सब डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, जिसे रिकॉल टेस्ट कहते हैं। वह आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रिकॉल टेस्ट सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। हमें एक कथन दिया गया है, हमें बताना है क्या वह कथन सही है या फिर गलत है। हमें बताना है या क्या वह कथन सत्य है या फिर असत्य है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी बच्चों को बताना है कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। क्या यह सत्य है या असत्य है। अच्छा, पोल सेक्शन में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको केवल ए और बी में से सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन है, इसलिए आपको 2 ही ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं। 2 बच्चे और रह रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 30 सेकंड और रुक रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें एक स्टेटमेंट या फिर एक कथन दिया गया है, बताना है यह सत्य है या असत्य है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 2 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसका तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें एक कथन या एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है क्या वह कथन सत्य है या फिर असत्य है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो ऑल फेसेस ऑफ ए क्यूब आर ऑफ स्क्वायर शेप, मतलब कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। तो बिल्कुल यह बात तो सत्य है। देखिए, यह बात तो हमने पढ़ी ही थी कि घनाभ में और घन में डिफरेंस ही यही होता है कि घन में लंबाई, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
सभी बराबर होती हैं, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो घन की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या फिर थिकनेस, अगर हम इसे मोटाई कहें, तो यह तीनों ही बराबर होती है। और जब यह तीनों ही बराबर होती हैं तो उसे ही तो हम घन कहते हैं। और जब ये तीनों बराबर होंगी तो देखिए मैं एक शेप बना भी रहा हूं यहाँ पे। कुछ इस तरह की हमने शेप भी देखी थी जो कि घनाभ और घन दोनों की ही शेप होती है, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन घन में यह सभी बराबर होती है। इसलिए हमारा प्रत्येक फलक जो घन का होता है वह वर्गाकार शेप का होता है या फिर स्क्वायर शेप का होता है। इसीलिए यही एक डिफरेंस होता है कि घनाभ के जो फलक होते हैं या फिर फेस होते हैं वह आयताकार शेप के होते हैं, जबकि घन के जो फलक होते हैं वह आपके वर्गाकार शेप के होते हैं। इस प्रकार से हमने शेप को देखा था, जिसकी मान लीजिए लंबाई है कुछ, यह इसकी ऊंचाई है कुछ, और यह इसकी चौड़ाई है कुछ। तो यह सभी हमने देखा था घन में क्या होती है, ए होती थी। घन में यह तीनों ही ए होती थी। तो क्योंकि सभी बराबर है इसलिए इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार शेप का होता है। प्रत्येक फलक वर्गाकार या फिर स्क्वायर शेप का होता है। तो यह सत्य बात है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं घन पे। इसका तो हमारा हो गया ऑप्शन ए सही। घन पे एक क्वेश्चन और करते हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 34। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए। यह भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है कि अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वह क्या कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। यह क्वेश्चन तो देखते ही हो जाना चाहिए, देखते ही हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 सेकेंड वेट करेंगे इसके लिए, ओनली केवल 30 सेकेंड, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी बच्चों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लगभग लगभग सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। 2 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं और अच्छी बात यह है कि सभी के अभी तक सही आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकेंड। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। तो देखिए हमने ये जस्ट अभी डिस्कस किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसे हम घन कहते हैं या फिर क्यूब कहते हैं। जिसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो गई तो उसे हम क्यूब या फिर घन कहेंगे। तो यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन ए। और यह सभी बच्चों का सही भी था, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेलन या फिर सिलेंडर। जब आपने 3D शेप में पढ़ा था, जब आपने 3D शेप को पढ़ा था तो उसमें आपने पहले सबसे पहला पढ़ा था घनाभ, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। दूसरा आपने देखा था घन, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। तीसरा देखा था आपने बेलन, जिसे इंग्लिश में हम सिलेंडर भी कहते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर बेलन किस शेप का होता है। तो देखिए बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त होते हैं और एक आयत से मिलकर बनी होती है। 2 वृत्त और एक आयत से मिलकर बनी होती है बेलन। इसके 2 सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, मतलब ये जो दोनों वृत्त हैं इनकी त्रिज्याएं समान होंगी। और जो इसका पार्श्व पृष्ठ होता है वह वक्र आयत होता है। देखिए शायद आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा। तो इस तरह की जो शेप होती है, मैं पहले शेप दिखा देता हूं। देखिए इस तरह की जो शेप होती है यह बेलन होती है, यह बेलन होती है। तो देखिए आखिर यह बना कैसे है, आखिर यह बेलन बना कैसे है।
जो ऊपर ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, एक तो यह और एक यह ऊपर और नीचे इसके दोनों क्या होते हैं, इसके दोनों वृत्ताकार आधार होते हैं या फिर वृत्ताकार सिरे होते हैं। इसके दोनों, इन दोनों की ही त्रिज्या समान होती है, जिसे आर और आर कहते हैं। और दोनों वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या बराबर जो होती है, वही हमारे पूरे बेलन की भी त्रिज्या होती है। पूरे बेलन की भी रेडियस वही होती है जो कि हमारे सर्कुलर बेसिस की रेडियस होती है। और देखिए, जो यहाँ ये ऑरेंज कलर से यह दर्शाया गया है, यह क्या होता है, यह हमारी आयत होती है। तो अब आप बोलोगे कि सर आयत इस शेप की थोड़ी ना होती है। बिल्कुल, देखिए आयत इस शेप की होती है जो ये यहाँ दिखाया गया है, जो यह यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस बेलन को किस प्रकार बनाया गया है, एक आयत को लिया और उसे इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। यह एरो के जो निशान है, यह आपको यही दिखा रहे हैं कि एक आयत को लेके फोल्ड कर दिया है, एक आयत को लेके फोल्ड कर दिया है और ऊपर और नीचे से सर्कुलर हिस्से ढक दिए हैं, सर्कुलर हिस्सों से ढक दिया है। तो हमारा बेलन बनके तैयार हो गया है। तो हमारा बेलन बनके तैयार हो गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेलन किस किस से मिलके बना होता है। बेलन एक तो आयत से मिलके बना होता है और दो सर्कुलर हिस्सों से मिलके बना होता है। और जो सर्कुलर हिस्सों की त्रिज्या होती है, वही हमारे बेलन या फिर सिलेंडर की रेडियस होती है। और देखिए बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो मैं वो भी बता देता हूं कि हमारे इस पूरे बेलन की जो ऊंचाई है, ये यहां से लेके और यहां तक, यह जो पूरी ऊंचाई है, यही हमारे बेलन की ऊंचाई कहलाती है, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी बच्चों को यह क्लियर है कि बेलन किस किस से मिलकर बना होता है और कैसे बना है। सभी बच्चों को बेलन की आकृति क्लियर है, आखिर यह किस से मिलकर बना होता है और कैसे बना है। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, बताइए आपका कोई डाउट है क्या। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ की आईडी से जो बच्चा है, आपका डाउट है क्या। देखिए, इस तरह का कुछ बेलन होता है, तो यह हमारा आयताकार हिस्सा है, यह वाला हमारा हिस्सा पूरा आयताकार हिस्सा है। और यह आगे ऊपर वाला और यह जो नीचे वाला हिस्सा है, यह हमारा सर्कुलर हिस्सा है या फिर वृत्ताकार हिस्सा है। तो आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, बेल वृत्त जो होता है, यह वाला जो वृत्त है, यह जो वृत्त है, यह इसका क्या कहलाता है, यह इसका आधार कहलाता है। यह इसका आधार कहलाता है, जिसपे कि यह पूरा बेलन टिका हुआ होता है। तो वृत्त इस बेलन का आधार कहलाता है। और देखिए, दो आधारों के बीच की लंबवत दूरी। अब यह बेलन किसी भी तरीके से रखा जा सकता है। तो मतलब इसके दो आधार होते हैं, मैं इस बेलन को ऐसे भी रख सकता हूं और इस बेलन को ऐसे भी रख सकता हूं, उल्टा भी। तो मतलब ये दोनों ही इसके आधार होते हैं, जो वृत्ताकार हिस्से होते हैं बेलन के, वह दोनों ही इसके आधार होते हैं। और इन दोनों आधारों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों आधारों के बीच की दूरी, जैसे कि जो ये दूरी हो गई दोनों आधारों के, तो यही इसकी ऊंचाई होती है, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है एच, जो कि हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या होती है, वे बेलन की ही त्रिज्या होती है, जो कि यहाँ पे आर से दर्शाई गई है। इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या ही हमारी बेलन की त्रिज्या होगी। वैसे तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन 35 बताना है, बहुत ही आसान है, 30 सेकंड मिलेंगे ओनली इसको आपके लिए। ओनली 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। अभी आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हो, अभी आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हो। आपको वृत्त वृत्त की त्रिज्या बताई गई है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बेलन या फिर सिलेंडर की रेडियस बतानी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया। अभी भी दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से सभी आंसर करेंगे। हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है, तो हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो देखिए यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बेलन के आधार या फिर वृत्ताकार हिस्सों की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें वृत्ताकार हिस्सों की त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो वही हमारी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। बेलन की त्रिज्या भी हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, बेलन के आधारों की जो त्रिज्या होती है, वही बेलन की त्रिज्या भी होती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बिल्कुल 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो भी आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है। आपको कुछ मान दिए गए हैं, आपको कुछ मान दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि बेलन की ऊंचाई क्या है। बेलन की ऊंचाई क्या है, ध्यान से सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करना है। आपको बताना है कि बेलन की ऊंचाई क्या है। आप डेफिनेशन पे जाइए। देखिए मैं आपको बता भी देता हूं, शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। यह जो 4 सेंटीमीटर है, जो 4 सेंटीमीटर है, वह यहां से और यहां तक की दूरी है। यहां से यहां तक की दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर है। फिर इसके अलावा आपकी जो 8 सेंटीमीटर है, वह यहां से यहां तक की दूरी है। यहां से यहां तक की दूरी आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। और जो 13 सेंटीमीटर है, वह यहां से यहां तक की दूरी है। यहां से यहां तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है। और जो 12 सेंटीमीटर है, वह आपकी यहां से और यहां तक की दूरी है। यहां से यहां तक की दूरी आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो आपको ध्यान से सॉल्व करना है कि आखिर आपकी बेलन की ऊंचाई इनमें से कौन सी है। 4 है, 8 है, 12 है या फिर 13 है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चा है जिसने अभी आंसर नहीं किया है। किसी एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से आंसर करें। 10 सेकंड और हैं आपके पास। 10 सेकंड और हैं आपके पास। जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमें बेलन की ऊंचाई, हमने अभी पढ़ा कि बेलन के जो भी दो आधार होते हैं ऊपर और नीचे के, उनके बीच की जो दूरी होती है वह बेलन की ऊंचाई होती है। तो देखिए जो, देखिए यह तो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो वह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो त्रिज्या और व्यास है। 4 सेंटीमीटर यह तो वृत्त की त्रिज्या है, या फिर अगर मैं कहूं कि यह तो बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या होती है। तो यह तो हमारी रेडियस है। और अगर मैं 8 सेंटीमीटर कहूं तो यह हमारा पूरा यहां से यहां तक की दूरी है। और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा डायामीटर, जिसे हम व्यास भी कहते हैं। जिसे हम व्यास भी कहते हैं। तो यह तो हमारी होगी ही नहीं। अब देखिए 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर में आपको डायरेक्ट दूरी दी गई है, या अगर मैं कहूं कि लंबवत दूरी दी गई है, एक आधार से दूसरे आधार के सेंटर के बीच की। लेकिन अगर आप 13 सेंटीमीटर देखोगे तो यहां तो ये देखिए सेंटर लिया गया है। ऊपर वाले हिस्से का तो सेंटर लिया गया है, लेकिन नीचे वाले हिस्से का कॉर्नर लिया गया है। तो ये लंबवत दूरी नहीं है, ये टेढ़ी दूरी है। लेकिन हमें बिल्कुल सीधी दूरी लेनी है दोनों आधारों के बीच की। या तो आप किनारे से किनारे की दूरी लीजिए, मतलब अगर आप नीचे किनारा ले रहे हैं या फिर एक कॉर्नर ले रहे हैं, तो ऊपर भी आप किनारे पे ही लीजिए। फिर आपकी यह जो दूरी होगी, हम यह कह सकते हैं कि यह भी ऊंचाई होगी। लेकिन अगर आप सेंटर से माप रहे हैं तो फिर इसका भी आप सेंटर ही लीजिए। तो सेंटर से सेंटर की दूरी भी ऊंचाई होगी। आप जो पॉइंट ऊपर वाले सिरे पे लेंगे या फिर ऊपर वाले वृत्त पे लेंगे, वही पॉइंट आपको सेम उसी जगह नीचे वाले पॉइंट पे भी लेना होगा।
आप यहां से अगर नापना चाहते हैं तो आप यहां से नापिए, लेकिन यहाँ जहां ऊपर वाला पॉइंट लेंगे तो ये नीचे वाला पॉइंट भी यही लेना होगा। अगर आप ऊपर वाला यहाँ ले रहे हैं तो नीचे वाला भी उसकी बिल्कुल ही नीचे लेना होगा। तो आप इनकी दूरी को भी ऊंचाई बोल सकते हैं, इनकी दूरी को भी आप ऊंचाई बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो 13 सेंटीमीटर वाला है वहां पे नीचे तो कॉर्नर में लिया गया है, ऊपर हमारे सेंटर में लिया गया है, इसलिए वह हमारी ऊंचाई नहीं होगी। तो हमारी ऊंचाई क्या हो गई, सेंटर टू सेंटर 12 सेंटीमीटर। तो यह वाली हमारी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है कि 13 क्यों नहीं आया, 12 क्यों आया? 13 क्यों नहीं आया, 12 आया, 12 क्यों आया? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। यस। सुमन की आईडी से जो बच्चा है उन्होंने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? सुमन की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या, कमेंट में बताइए। ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप कोई डाउट नहीं है तो चलिए, इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन सी। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसे देखिए शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया है तो टोटल से हम टी लेंगे, सरफेस से एस लेंगे और एरिया से ए लेंगे। तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टी एस ए, मतलब टोटल सरफेस एरिया। और देखिए इसी तरीके से एक और होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसे भी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो लेटरल से एल लेंगे, सरफेस से एस लेंगे और एरिया से ए लेंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एल एस ए। यह हो जाएगा हमारा एल एस ए। तो देखिए सरफेस एरिया जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि पूरी सरफेस का एरिया, पूरी सरफेस का एरिया वह होता है आपका सरफेस एरिया। इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो यह दो तरह का होता है, टीएस है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया या फिर एलएसए, जिसे हम हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए आखिर होते क्या है ये टीएसए और एलएसए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्या होता है, जिस या फिर सरफेस एरिया ही क्या होता है। तो कोई भी 3D शेप है या फिर कोई भी त्रिविमीय आकृति है, उसके द्वारा जितना भी क्षेत्र घेरा जाता है वह उसका सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। कोई भी 3D शेप ले लीजिए, मान लीजिए हमने क्यूबॉइड लिया या फिर क्यूब लिया, तो वो जितना भी क्षेत्र घेरेगी, वह आकृति जितना भी क्षेत्र घेरेगी वह उसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो देखिए यह कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अच्छा यह अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे इसे हम क्या बोलते हैं, गोला। इसे हम हिंदी में गोला बोलते हैं या फिर इंग्लिश में स्फेयर भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे स्फेयर भी बोलते हैं। तो यह जितनी भी क्षेत्र घेर रहा है, या फिर यह जो बेलन है या फिर यह शंकु है, यह जितना भी स्थान घेर रहे हैं वह उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो अब इसमें आते हैं हमारे दो तरह के, जैसा कि हमने बात की टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया में आकृति द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। आकृति द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, मतलब एक आकृति ने जितना भी स्थान घेरा हुआ है, कुल उस आकृति ने जितना स्थान घेरा गया है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, देखिए इसमें कुल यानी कि टोटल आ रहा है। तो आकृति टोटल जितना स्थान घेर रही है वही उसका कुल क्षेत्र या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे कि मान लीजिए यह सिलेंडर है, तो यह सिलेंडर ने जितना स्थान घेरा हुआ है, जितना इस आयत ने घेरा हुआ है, क्योंकि यह तो आयताकार शीट थी, तो देखिए जितना इस आयत ने घेरा हुआ है प्लस कुछ कुछ इन वृत्त वृत्त ने भी घेरा हुआ होगा, प्लस इन वृत्त ने जितना स्थान घेरा हुआ है।
प्लस इन वृत्त ने जितना स्थान घेरा हुआ है, वह टोटल एरिया जो होगा वह आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं शंकु की बात करूं, तो मान लीजिए जितना इसने स्थान घेरा है, यह जो त्रिभुजाकार टाइप की आकृति आपको दिख रही है, तो जितना इसने स्थान घेरा है और जितना नीचे इस सर्कुलर या फिर वृत्ताकार हिस्से ने स्थान घेरा है, तो यह टोटल जो एरिया होगा दोनों का मिला के, पहली का भी और दूसरी का भी, तो यह दोनों का कुल मिला के जितना एरिया होगा वह आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। सेम इसी सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, तो 1, 2 और 3, तो तीनों हिस्सों का जो कुल क्षेत्रफल होगा वह आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा या फिर टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। अब बात आती है कि सर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया है, लेकिन लैटरल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जाता है। इसमें हम आधार का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए जैसा यह एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में आपको ध्यान होगा कि ऊपर और नीचे के जो वृत्ताकार हिस्से होते हैं वह उसके आधार होते हैं। तो देखिए, इसमें हम इन आधारों का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे। तो यह जो डार्क ग्रीन कलर से दिया गया है, यह जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जो कि हमारी आयताकार शीट थी, जो कि हमारी आयताकार शीट थी, केवल उसी का ही हम एरिया या फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से शंकु में अगर देखें, तो शंकु में भी यह जो नीचे दिखाया गया है, यह इसका आधार होता है, तो इसमें भी हम आधार का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे। केवल जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे मैं रेड कलर की लाइनों से हाईलाइट कर रहा हूं, केवल इसी का ही हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और यही केवल हमारा क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का यह हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है? टीएसए और एलएसए में क्या फर्क है? टीएसए में हम सभी का क्षेत्रफल ऐड करते हैं, लेकिन एलएसए में हम आधार का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं या फिर बेस का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। सभी सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है, सभी बच्चों को क्लियर है टीएसए और एलएसए में क्या फर्क होता है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि टीएसए क्या होता है और एलएसए क्या होता है? यस, सौरभ की आईडी से जो बच्चा है बताइए क्या पॉइंट है आपका? पहला पॉइंट बता दो सर। पहला पॉइंट, अच्छा टीएसए आपको समझ नहीं आया? टीएसए आपको समझ नहीं आया क्या? एक बार वाई और एन लिख के बताइए। टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसा कि लिखा ही है, टोटल मतलब कि कुल। तो जितने भी क्षेत्रफल होगा, जितना भी, मान लीजिए अगर मैं एक अलग पेज लेके समझा देता हूं। मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है। सिलेंडर में देखिए दो हिस्से होते हैं मेनली। ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वह तो होता है वृत्ताकार हिस्सा, जिसे हम इसका आधार या फिर बेस कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम वक्र पृष्ठीय कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए कुल में क्या होगा, कुल क्षेत्रफल में तो हम इन तीनों का ही क्षेत्रफल लेंगे, ऊपर और नीचे, के आधारों का भी और इस वक्र का भी। तो यह तो हो गया देखिए हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आधार भी है हमारे दोनों और हमारा वक्र पृष्ठ भी है, जो कि आयताकार होता है जैसा हमने पढ़ रखा है। तो देखिए यह रेड कलर से जो दिखाया गया है, रेड कलर वाला तो क्या है? कुल, जो कि पूरा सब कुछ कवर कर रहा है। लेकिन ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूं वह है ओनली हमारा लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें कि हमारे आधार कवर नहीं है, जिसमें कि हम आधारों का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। तो यह हमारा क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहते हैं? एलएसए। तो नीला वाला है हमारा एलएसए, जिसमें कि आधार नहीं है, और सारा पूरा जो रेड कलर से है वह है हमारा कुल, जिसमें आधार भी है और वक्र भी है,
जिसमें आधार भी है और वक्र भी है। अब समझ में आया आपको कि आधार और वक्र में, सॉरी, टोटल में और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है, टोटल किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप सभी बच्चों को यह बताना है कि हमेशा कौन सा ज्यादा होगा, टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। कमेंट करके बताना है और सभी बच्चों को बताना है कि टी एस ए ज्यादा होगा या फिर एल एस ए ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को कमेंट करना है। देखिए, एक बच्चे का कमेंट आया है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को बताना है कि टीएसए और एलएसए में से या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से कौन सा क्षेत्रफल ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। टोटल सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होगा, टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ऐसा, आप इस, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो सब कुछ ही आ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया में तो आधारों का क्षेत्रफल आता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको यह समझ आया तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन दिया गया है कि एक घनाभ है या फिर एक क्यूबॉइड दिया गया है, उसमें हरी रंग से कुछ हिस्से को दर्शाया गया है। मैं समझा देता हूं कि जो चारों दीवारें हैं आपकी, ये मान के चलिए जो चारों दीवारें हैं वो हरे रंग से दर्शाई गई हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र दिखाया गया है, संपूर्ण दिखाया गया है या फिर पार्श्व दिखाया गया है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें भी सी और डी ऑप्शन में आपको टिक नहीं करना है क्योंकि है ही नहीं। पोल सेक्शन में कोई भी सी और डी में टिक नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 37 सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, हमें दिखाया गया है कि हरे रंग से एक क्षेत्र को दर्शाया गया है, घनाभ के किसी पोर्शन को हरे रंग से दर्शाया गया है और हमें यह बताना है कि यह कौन सा एरिया होगा, टीएसए होगा या टोटल सरफेस एरिया होगा या फिर एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसके आधार पे क्षेत्र कलर नहीं किया गया है। ऊपर का यह जो आधार है यह व्हाइट कलर से ही है। केवल और केवल इसकी चारों दीवारों को, दो तो हमें दिख रही हैं, दो पीछे की तरफ है। तो जैसे मैंने बोला भी था कि चारों दीवारों को केवल पेंट किया गया है, तो आधारों को क्योंकि पेंट नहीं किया गया है या फिर हरे रंग से नहीं दर्शाया गया है, इसलिए यह हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ना कि टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि आधारों को तो पेंट किया ही नहीं गया है, आधारों को तो पेंट नहीं किया गया है, केवल और केवल वक्र हिस्से को पेंट किया गया है, इसलिए यह हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा या फिर एलएसए होगा। चलिए, इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन बी, एलएसए या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, अब हमारा जो टॉपिक आता है वह आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक हमने यह समझ लिया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है या फिर टोटल सरफेस एरिया या फिर टीएसए क्या होता है और एलएसए क्या होता है। अब हम एक एक आकृति का निकालेंगे, टीएसए भी और एलएसए भी। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का निकालते हैं, टीएसए, कि आखिर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं और 6 के 6 जो फलक होते हैं वह आयताकार होते हैं या फिर रेक्टेंगुलर फेस के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं एक, देखिए, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक
क्यूबॉइड बना रहा हूं जिसके टोटल 6 फलक होंगे, क्योंकि घनाभ के 6 फलक ही होते हैं। और यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि घनाभ के छह जो फलक होते हैं वह आयताकार होते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर होते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इन सभी का क्षेत्रफल, इन सभी का क्षेत्रफल, इन सभी का 6 के 6 फलकों का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए यह तो 4 दीवारें हो गई आपकी, 1 2 3 4। फिफ्थ आपकी हो गई है छत, और सिक्स्थ आपका हो गया है फ्लोर या फिर जमीन। तो इन कुल 6 फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वही घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वही घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए हम फलकों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि फलके हमारी क्या है, आयत के शेप की है या फिर रेक्टेंगल के शेप की है। और रेक्टेंगल रेक्टेंगल का हमें क्षेत्रफल तो पता ही है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब मुझे हर फलक की अगर लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो मैं हर फलक का क्षेत्रफल निकाल लूंगा लेंथ गुणा ब्रेड्थ या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई से, और फिर मैं 6 के 6 फलकों के क्षेत्रफल को ऐड कर दूंगा या फिर जोड़ दूंगा। तो मेरा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, मेरा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा आपको खोल के दिखाया गया है घनाभ को। घनाभ हमारा ऐसा है जिसकी लेंथ दी हुई है L, और इसमें ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई जो हम B से दर्शाते हैं तो उसे W से दर्शाया गया है, और हाइट को H से दर्शाया गया है। तो इसे खोलकर दिखाया गया है इसके 6 के 6 फलकों को। एक फलक इसका यह हो गया 1 2 3 4, और फिफ्थ फलक इसका यह हो गया है, और छठा फलक इसका यह हो गया है, जो कि हमें अगले डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यह 6 के 6 इसके फलक हैं, और इन 6 फलकों को यहाँ पे खोल के दिखा दिया गया है, 6 फलकों को अलग अलग खोल के दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 के 6 सभी फलक यहाँ पे हमारे कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है या फिर आयताकार है। अब मान लीजिए कि हमें किसी भी घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हो, मान लीजिए अगर मुझे इसी घनाभ की अगर मैं बात करूं तो मुझे लंबाई कुछ दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, और ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई ये थोड़ा टेढ़ा बना है, यह सीधी, हमें यह ऊंचाई दी हुई है। तो माना हमने लंबाई L है, चौड़ाई B है, और ऊंचाई H है। तो देखिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस अगर मैं एक एक फलक को लेता हूं, मैं अभी एक एक फलक को लेता हूं, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए मैं फलक 6 की बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं फलक 6 की बात कर रहा हूं, जिसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। मैं अभी इस फलक की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें एक एक फलक की लंबाई और चौड़ाई को निकालना होगा, हमें एक एक फलक की लंबाई और चौड़ाई को निकालना होगा। अगर मैं बात करूं फलक 6 की, तो देखिए इसकी लंबाई क्या हो गई है L, चौड़ाई हो गई है B। तो देखिए लंबाई मैं इसकी लिख सकता हूं L, और चौड़ाई लिख सकता हूं B। अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं फलक 3 की, जिसे कि मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, फलक 3 की मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो ये मेरा फलक 3 हो गया है, और इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई कैसे निकाल सकता हूं, देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई तो होगी H, यही तो इसकी लंबाई होगी जो दी गई है। तो मेरा फलक 3 की जो लंबाई होगी वह होगी H, और फलक 3 की मेरी चौड़ाई क्या हो गई, फलक 3 की चौड़ाई हो गई है मेरी B। तो देखिए इसे मैं यहां से यहां तक मेरी हो गई है B, और यह जो है यहां से और यहां तक यह हो गई है मेरी H। तो मेरी फलक 3 की भी लंबाई चौड़ाई निकल गई है। इसी प्रकार आप प्रत्येक फलक की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो, इसी प्रकार हम प्रत्येक फलक की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। चलिए एक फलक की और निकाल लेते हैं, फलक 5 की। इस वाले फलक की और एक लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो फलक 5 कौन सा है मेरा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से, यह वाला मेरा जो फलक है यह मेरा फलक 5 है। तो चलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई और देखते हैं। देखिए इसकी लंबाई होगी यह, इसकी लंबाई होगी यह, और यह कितनी दी हुई है मुझे L, पहले ही दी हुई है। तो फलक 5 की लंबाई हो गई L, और फलक 5 की चौड़ाई क्या होगी। आवाज आ रही है मेरी, सौरभ की आईडी से जो बच्चा है, मेरी आवाज आ रही है। आप या तो किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां आपके नेटवर्क अच्छे आते हो, शायद आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी।
तो देखिए फलक 5 की मेरी लंबाई आ गई है L, और चौड़ाई मेरी क्या होगी, चौड़ाई मेरी होगी यह, चौड़ाई मेरी यही होगी यह वाली। तो यह इसका मान भी मुझे पता है, यह भी मुझे B दी गई है, तो यह मेरी आ गई B। तो देखिए मैंने फलक 5 की भी निकाल ली है, लंबाई निकाल ली है L, और चौड़ाई मैंने इसकी निकाल ली है B। तो इसी प्रकार से मैं प्रत्येक फलक की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकता हूं, अगर मुझे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई हो तो। क्योंकि यहाँ दी गई है लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, तो मैं प्रत्येक फलक की निकाल सकता हूँ लंबाई और चौड़ाई, जिसमें से मैंने 3 फलक की तो निकाल भी ली है। इसी प्रकार से आप 6 फलकों की निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 फलकों की क्या होगी, यहाँ पे यह जो L और H दिखाया गया है यह सभी लंबाई और चौड़ाई ही है। सारे 6 फलकों की यहाँ लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लंबाई और चौड़ाई एक बार ही निकाल के देखनी है, क्या यह सभी फलक की लंबाई और चौड़ाई सही लिखी हुई है, सभी फलक की क्या लंबाई और चौड़ाई सही लिखी हुई है। तो देखिए अब हमें 6 के 6 फलकों की लंबाई और चौड़ाई मिल गई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी फलकों का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई से, या फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ की सहायता से। तो देखिए मैंने वही किया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं, तो मैं फलक 1 को देखता हूं सबसे पहले। फलक 1 को अगर मैं देखूं तो फलक 1 की लंबाई कितनी है, लंबाई हो गई मेरी देखिए B, यहाँ पे लंबाई हो गई B और चौड़ाई हो गई H। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, B गुणा H। तो ये हो गया मेरे पहले फलक का क्षेत्रफल। फिर मैं ऐसे ही बात करूं अगर दूसरे फलक की, तो देखिए दूसरे फलक की, देखिए अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई है L, तो लंबाई तो हो गई L गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो गई इसकी H, तो चौड़ाई हो जाएगी H। इसी प्रकार से मैं फलक 3 की भी निकाल सकता हूं। फलक 3 की लंबाई हो गई B और चौड़ाई हो गई H, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, B गुणा H। इसी प्रकार से आप 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। इस प्रकार से हमने देखिए 6 के 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6 के 6 फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे या फिर ऐड कर देंगे। तो हमने देखिए सभी के बीच में अगर आप देखोगे तो प्लस का चिन्ह है, मतलब कि 6 के 6 फलकों के क्षेत्रफल को अब हम जोड़ देंगे। तो जब आप 6 फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो आपको जो सूत्र मिलेगा वह होगा 2 गुणा L गुणा H प्लस B गुणा H प्लस L गुणा B, जो कि यह दिया गया है। तो यह आप सभी को याद होना चाहिए। पूरा डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया है, यह जो पूरा डेरिवेशन किया है हमने, जिससे कि आपको पता रहे कि आखिर यह सूत्र आया कहां से है। लेकिन फाइनल सूत्र आपको यह याद होना चाहिए, यह घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। यहाँ पे कुल नहीं लिखा हुआ है, यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको यह सूत्र याद होना चाहिए। देखिए आप में से काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आखिर ये सूत्र कैसे आया, तो मैं वह भी एक बार करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम आयत 1 का या फिर फलक पहले का क्षेत्रफल लेंगे, तो ये आया B गुणा H। तो ये आया देखिए मेरा B गुणा H प्लस दूसरी फलक का क्या क्षेत्रफल है, L गुणा H, तो यह मैंने लिखा L गुणा H प्लस तीसरे फलक का क्षेत्रफल क्या है, B गुणा H। तीसरे फलक का क्षेत्रफल है मेरा देखिए B गुणा H, तो यह आया मेरा B गुणा H प्लस चौथे फलक का क्षेत्रफल क्या है, फिर से L गुणा H, L गुणा H, तो यह मैंने लिखा L गुणा H। पांचवें फलक का क्षेत्रफल मेरा क्या है, पांचवें फलक का क्षेत्रफल है B गुणा L, पांचवें फलक का क्षेत्रफल है मेरा B गुणा L। और छठे फलक का भी क्या है, B गुणा L, तो यह भी है मेरा B गुणा L। तो यह हमारे 6 के 6 फलकों के क्षेत्रफल आ गए हैं। तो अब हमें इन्हें बस जोड़ना है। तो देखिए इन्हें जोड़ते हैं चलिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए B गुणा H और B गुणा H 2 बार है, इसलिए मैंने इनको सेम कलर से लिखा था पहले ही। तो देखिए मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा B गुणा H, क्योंकि यह 2 बार है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो L गुणा H और L गुणा H यह भी 2 बार है, तो प्लस 2 गुणा L गुणा H। इसी तरीके से B गुणा L और B गुणा L भी 2 बार है,
तो इसलिए प्लस 2 गुणा B गुणा L। तो देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, तीनों में ही कॉमन है या फिर उभयनिष्ठ है, तो इसलिए मैं इस 2 को तीनों ही जगह से कॉमन ले लूंगा या फिर उभयनिष्ठ ले लूंगा। तो 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, इस 2 को हटा दो यहां से क्योंकि ये कॉमन आ गया है, B गुणा H। प्लस यहाँ पे क्या बचा, इस 2 को कॉमन लिया तो L गुणा H। प्लस यहाँ पे इस 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा, B गुणा L। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो देखिए यह इसके सेम ही आ गया है, 2 गुणा B गुणा H प्लस L गुणा H प्लस L गुणा B। तो यह जस्ट आपको इसलिए करके दिखाया गया है कि आपको यह कंफर्म हो जाए कि यह जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया है यह आपका इन 6 फलकों के क्षेत्रफल के योग से ही आया है। सभी बच्चों को क्लियर है कि आखिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको बस जहां यह स्टार मार्क किया गया है यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन जांगरा की आईडी से जो बच्चा है NY लिखा है आपने, तो आप दोबारा लिखेंगे, समझ आया या अच्छा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपको अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया था। आपको बस फाइनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फाइनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। और देखिए क्योंकि हम अभी क्या निकाल रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं, भले ही टोटल सरफेस एरिया है लेकिन है तो यह एक क्षेत्रफल का टाइप ही। और क्षेत्रफल की यूनिट्स क्या होती है हमारी, वर्ग में, मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसी ही हमारी यूनिट होती है वर्ग में। तो इसीलिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल का मान सदैव वर्ग इकाई मात्रक के साथ लिखा जाएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर आपसे कोई टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आपको उसकी वैल्यू या फिर मान निकालना है और उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही देनी है, उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में या फिर वर्ग में लिखनी है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं मैं वह बता देता हूं। इसे मैं अलग पेज पे लिख देता हूं। हमने जो अभी फॉर्मूला ज्ञात किया है वह क्या था हमारा, 2 गुणा L गुणा H प्लस B गुणा H प्लस L गुणा B। यह हमारा फॉर्मूला था जिसमें L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है जो कि हमें घनाभ की दी गई है। तो देखिए टाइप 1 क्या हो सकता है, पहला टाइप हो सकता है हमें, देखिए लंबाई दी गई हो, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है, मतलब यह सभी दिए गए हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम सिंपल टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूले में रख के मान निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया सिंपल हम फॉर्मूले में मान रख के लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई के आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो देखिए इस टाइप के बनते हैं कि हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा हो, हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा हो और इन तीनों में से कोई दो चीज दे रखी हो, इन तीनों में से कोई दो चीज दे रखी हो, तो हम तीसरी चीज भी आराम से कैलकुलेशन इधर उधर करके निकाल सकते हैं। या तो हमें देखिए ये तीनों चीजें दी गई होंगी, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, या टोटल सरफेस एरिया दिया गया होगा और इनमें से कोई दो चीजें दी गई होंगी। तो हमें बस मान लीजिए हमें देखिए एक तो टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, एक हमें लेंथ दी गई है, एक हमें चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई हमसे पूछी है, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि हमें यह निकालनी है। तो हमें फिर भी यही फॉर्मूला लगाना होगा, बस हमें कैलकुलेशन इधर उधर करनी होगी, थोड़ी कैलकुलेशन इधर उधर करनी होगी, मतलब कि हमें एच का मान यहाँ पे निकालना है, तो हम आसानी से एच का मान भी यहाँ पे निकाल लेंगे। L इंटू B को इधर उधर करना होगा हमें, वो हम कर लेंगे, पूरा कैलकुलेशन का ही पार्ट बचेगा। तो बस दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादातर बन सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सभी बच्चों को क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। सभी बच्चे बताइए पहले क्लियर है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो चलिए हम आज के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी बच्चों को सॉल्व करना है।
सभी बच्चों को सॉल्व करना है। यह लास्ट क्वेश्चन है आज का, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है या फिर गलती नहीं करनी है। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश सभी बच्चों को करनी है, अटेम्प्ट करने की कोशिश सभी बच्चों को करनी है। सौरभ की आईडी से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हमें एक घनाभ दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। और हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी गई है। एंड हमें उसका टोटल सरफेस एरिया या फिर टीएस से फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 30 सेकेंड और दे रहा हूं। 30 सेकेंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। सौरभ की आईडी से जो बच्चा है आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से सॉल्व कीजिए अगर किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है तो। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। जल्दी से आंसर कीजिए अगर आपने आंसर नहीं किया है तो। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो देखिए हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसका हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस L × H। तो देखिए हमें यहाँ पे तीनों चीज दी गई है, मतलब ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था। लेंथ भी दी गई है, ब्रेड्थ भी दी गई है और हाइट भी दी गई है। तो चलिए फॉर्मूले में सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 2 × लेंथ कितनी है 15 गुणा ब्रेड्थ कितनी है चौड़ाई 10 प्लस चौड़ाई 10 गुणा ऊंचाई कितनी है 20 गुणा 20 प्लस लंबाई कितनी है लंबाई 15 और ऊंचाई कितनी है ऊंचाई है हमारी 20। तो ये हमने मान रख दिया है, अब हमें बस सॉल्व करना है। तो देखिए 2 × 15 × 10 कितना होगा 150। 15 × 10 होगा 150 प्लस
10 × 20, 20 यानी कि 200, तो ये हो गया हमारा 200 प्लस 15 × 20, तो यह होगा हमारा 300 या फिर 300, यह होगा हमारा 300। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 150 और 200, यह होगा हमारा 350 और 350, इसे मैं लिख ही देता हूं। यह दोनों का मान है 350 प्लस 300। फिर इसे सॉल्व करते हैं तो 350 और 300 आएगा मेरा 650, और जब मैं 2 × 650 करूंगा तो यह आएगा मेरा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अभी कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं। होमवर्क बाकी है, अभी अभी होमवर्क बाकी है, तो कोई भी बच्चा अभी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। यस राशि से एक बार मैं आपके पास आता हूँ, एक बारी पहले हम होमवर्क दे देते हैं, एक बार होमवर्क दे देते हैं फिर हम आपके पास आते हैं।